4 फरवरी सन 1670 ईस्वी की वो रात, जब कोंडाणा के दुर्ग में तानाजी मालुसरे और उदयभान राठौड़ की तलवारें एक दूसरे के शरीर को काटने के लिए लगातार चल रही थी। दोनों के शरीर से रक्त की धार फूट रही थी। तानाजी मालुसरे की ढाल टूट चुकी थी और उन्होंने अपने बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को ढाल के तौर पर उपयोग में लिया। उनका बायां हाथ लगभग कट चुका था, छलनी हो चुका था तलवार के वार से। उसके बावजूद वो अपने सीधे हाथ से, एक हाथ से लड़े जा रहे थे। तो आखिर 4 फरवरी 1670 ईस्वी की रात को कोंडाणा के दुर्ग में क्या हो रहा था, किस प्रकार से वहां योद्धा लड़ रहे थे, और शिवाजी महाराज के आदेश पर तानाजी मालुसरे ने कोंडाणा के दुर्ग को जीतने के लिए किस प्रकार की व्यूह रचना बनाई, वहां की क्या भौगोलिक परेशानियां थी, भौगोलिक समस्याएं थी, वहां किस प्रकार से बहुत सारे सैनिकों के सामने मुट्ठी भर मराठा सैनिक गए थे और उन्होंने कोंडाणा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, इस संपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो के जो मुख्य सोर्सेज हैं वो एक तो है सर जदुनाथ सरकार की किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स, इसके अलावा बाबा साहेब पुरंदरे की किताब राजा शिव छत्रपति। इसके अतिरिक्त इस विषय के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए मैंने और भी बहुत सारे लोगों से संपर्क किया और इन्हीं लोगों में से महाराष्ट्र के मेरे एक दर्शक हैं श्रीकांत जी चौगुले, जो कि इस कोंडाणा के दुर्ग से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, पुणे में रहते हैं वो, और उन्होंने मुझे इस दुर्ग के संबंध में और भी अतिरिक्त जानकारियां उपलब्ध कराई। श्रीकांत जी जो वैसे तो कोल्हापुर के किसी गांव से संबंधित हैं, लेकिन वर्तमान में वो पुणे में रहते हैं। मैं रमन भारद्वाज, आइए शुरू करते हैं इस विषय को। भले ही कोंडाणा के दुर्ग को जीतने की रक्त रंजित घटना 4 फरवरी 1670 ईस्वी को हुई, लेकिन इस घटना के जो बीज हैं वो इससे 5 वर्ष पहले 11 जून सन 1665 ईस्वी को पड़ चुके थे। दरअसल 11 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी महाराज और मुगल शासक औरंगजेब की ओर से आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य एक संधि हुई थी, जिसको पुरंदर की संधि कहा गया। इस संधि के संबंध में हमको कुछ सोर्सेज से विस्तृत जानकारी मिलती है। एक तो वो रिपोर्ट जो मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब को भेजी थी, इसके अलावा उस समय के इटली के यात्री निकोलो मनुची, जिनके द्वारा उस घटना का आंखों देखा वर्णन लिखा गया था, और उस समय लिखी गई एक फारसी कविता, इनसे उस घटना के संबंध में काफी डिटेल हमको जानकारी मिल जाती है। तो इस संधि की कुछ शर्तें थी। एक शर्त तो यह थी कि शिवाजी महाराज को अपने अधिकार क्षेत्र के 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग औरंगजेब को सौंपने थे। ये 23 दुर्ग सालाना 40 लाख तक की आमदनी के दुर्ग थे, मतलब इनसे शिवाजी महाराज को सालाना 40 लाख की आमदनी होती थी। और इन्हीं दुर्गों में से एक दुर्ग था कोंडाणा का दुर्ग, जिसको वापस प्राप्त करने के लिए 4 फरवरी 1670 ईस्वी को वो लड़ाई लड़ी गई। खैर, संधि की शर्तों को हमको एक बार अच्छे से समझना पड़ेगा और फिर हमको यह भी देखना पड़ेगा कि अब ये कोंडाणा के दुर्ग को प्राप्त करने के लिए जो लड़ाई लड़ी जानी है, उसके लिए संधि का टूटना जरूरी है। तो संधि टूटेगी तो ही लड़ाई होगी। तो एक तो शर्त क्या थी कि शिवाजी महाराज 23 किले मुगलों को सौंप देंगे। दूसरा यह था कि संभाजी को 5000 की मनसबदारी दे दी जाएगी। शिवाजी महाराज मुगल दरबारी सेवा से मुक्त रहेंगे, लेकिन जब कभी भी उनको आमंत्रित किया जाएगा या निमंत्रण भेजा जाएगा तो वो मुगल दरबार में उपस्थित होंगे। ये इसकी कुछ शर्तें थी। खैर, अब 1665 ईस्वी में 11 जून को यह संधि हुई। इसी संधि के तहत अगले दिन 12 जून 1665 ईस्वी को सभी मोर्चों पर युद्ध विराम की घोषणा हो गई और शिवाजी महाराज ने इसकी शर्तों को मानते हुए वो 23 किले औरंगजेब को सौंप दिए, मतलब मुगलों को सौंप दिए। बाद में मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर, उनके समझाने पर शिवाजी महाराज मई 1666 ईस्वी में औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा गए। दरअसल मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को उनके प्राणों, उनके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की गारंटी दी थी और इसी के कारण शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने के लिए गए। लेकिन जब वो औरंगजेब के पास में, वहां दरबार में गए आगरा में, तो वहां उनका अपमान किया गया और शिवाजी महाराज को बंदी बना लिया गया। एक अलग से वीडियो में मैं आपको यह बता ही चुका हूं कि किस प्रकार से शिवाजी महाराज आगरा से निकलकर मथुरा होते हुए वापस सुरक्षित अपने घर पर पहुंच गए। और जब वो आगरा से निकलकर वापस आए तो औरंगजेब के शक की सुई सीधे किस पर गई? मिर्जा राजा जयसिंह पर और उनके पुत्र राम सिंह पर। और ये हम जानते ही हैं कि फिर किस प्रकार से मिर्जा राजा जयसिंह को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिवाजी महाराज को उनके प्राणों की रक्षा की और सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की गारंटी दी थी। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह की मनसबदारी भी वापस ले ली थी और कुछ समय के लिए राम सिंह के मुगल दरबार में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। खैर, वो विषय अलग था। तो शिवाजी महाराज वापस सुरक्षित अपने घर पहुंच चुके थे, राजगढ़ पहुंच चुके थे। तो औरंगजेब ने जब उनको बंदी बनाया आगरा में,
तो एक प्रकार से पुरंदर की संधि की शर्तों का एक खुला उल्लंघन तो पहले ही कर दिया था। अब एक दूसरा उल्लंघन और हुआ। दरअसल दिसंबर 1669 ईस्वी, मतलब जब यह युद्ध लड़ा गया कोंडाणा का 4 फरवरी 1670 ईस्वी को, इससे 2 महीने पहले शिवाजी महाराज के पास में उनके प्रमुख योद्धाओं में से, प्रमुख सरदारों में से 2, एक तो नीराजी पंत और एक प्रताप राव, ये उनके पास में पहुंचे। ये कैसे पहुंचे, कहां से पहुंचे, क्या घटना थी, थोड़ा डिटेल से बताता हूं आपको। दरअसल जब शिवाजी महाराज आगरा गए थे औरंगजेब से मिलने के लिए, तो उनके रास्ते के इस खर्च के लिए, इस प्रवास के लिए औरंगजेब ने 1 लाख रुपया देने की बात कही। वो 1 लाख रुपया दिया था और बाद में फिर औरंगजेब ने इस 1 लाख की रकम को संभाजी की मनसबदारी से काटने का निर्णय लिया। संभाजी की मनसबदारी खारिज कर दी गई और इसके अतिरिक्त औरंगजेब ने अपने पुत्र मुअज्जम को एक पत्र लिखा। मुअज्जम जो कि औरंगाबाद का सूबेदार था, मुअज्जम जो आगे चलकर औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात में अगला मुगल शासक बना था, बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से, लेकिन औरंगजेब के जीवित रहते वो इस घटना के समय औरंगाबाद का सूबेदार था। तो औरंगजेब ने अपने पुत्र मुअज्जम को एक पत्र लिखा और पत्र यह था कि औरंगाबाद में जो मराठे सैनिक हैं, जो उनके नेता हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। इनमें प्रमुख रूप से कौन थे? प्रताप राव और नीराजी पंत। जब इनको पहले ही सूचना लग गई इस बात की कि औरंगजेब ने हमारी गिरफ्तारी का आदेश देकर एक पत्र मुअज्जम के पास में भेजा है, ये तुरंत वहां से निकलकर शिवाजी महाराज के पास में राजगढ़ आ गए। अब जब ये वहां से रातों रात निकलकर आ गए, तो मुअज्जम ने इसके बदले में अपने पिता औरंगजेब को पत्र लिखा और यह कहा, यह पत्र औरंगजेब को प्राप्त हुआ था दिसंबर 1669 ईस्वी में, 11-12 दिसंबर के आसपास में। और इसमें मुअज्जम ने यह लिखा था कि वो कब रातों रात चले गए, इसकी कानों कान तक खबर नहीं लगी। तो खैर ये 2 घटनाएं, एक तो शिवाजी महाराज को आगरा में बंदी बना लेना, दूसरा संभाजी की मनसबदारी खारिज कर देना और उनको जो रकम दी गई थी उस रकम को संभाजी की मनसबदारी से वसूल करना और उनके जो प्रमुख मराठा जो नेता थे, जो योद्धा थे, उनको गिरफ्तारी का आदेश देना एक षड्यंत्र करके। इन सब के तहत एक बात तो निश्चित हो गई थी कि जब औरंगजेब ने मराठा योद्धाओं को गिरफ्तारी के आदेश दिए थे, तो इसका मतलब अब औरंगजेब फिर से मराठों के विरुद्ध कुछ ना कुछ अभियान चलाना चाह रहा है। तो फिर शिवाजी महाराज ने वापस से इन दिए गए 23 दुर्गों को जीतने की योजना बनाई और एक एक करके दिन प्रतिदिन औरंगजेब के पास में किसी ना किसी दुर्ग के हारे जाने का समाचार पहुंचता था कि आज ये दुर्ग औरंगजेब के हाथ से चला गया, आज ये दुर्ग औरंगजेब के हाथ से चला गया और आज ये वाला दुर्ग औरंगजेब के हाथ से चला गया। तो खैर अब आते हैं हमारे कोंडाणा के दुर्ग की ओर। बात है वर्ष 1670 ईस्वी के आरंभ की, मतलब जनवरी के आसपास की। शिवाजी महाराज ने अपने प्रमुख योद्धाओं नेताओं को बुलाया, एक सभा बुलाई और उस सभा में कुछ इच्छा व्यक्त की। वो इच्छा थी कोंडाणा के दुर्ग को जीतने की। शिवाजी महाराज ने इच्छा व्यक्त की कि कोंडाणा के दुर्ग को जीता जाए और यह प्रस्ताव रखा। अब जब यह प्रस्ताव रखा अपने योद्धाओं के सामने, तो उस सभा में एक बार सन्नाटा छा गया, क्योंकि कोंडाणा के दुर्ग को जीतना इतना आसान नहीं था। आसमान को छूता हुआ कोंडाणा का दुर्ग, सीना ताने हुए खड़ा कोंडाणा का दुर्ग, कौन चढ़ेगा वहां तक? आप ऊपर वहां जाएंगे, ऊपर से अगर दुश्मन पत्थर भी फेंक देगा तो पत्थर एक बंदूक की गोली के समान काम करेगा, वो पत्थर एक तोप से छोड़े हुए गोले के समान काम करेगा। कौन जाएगा इतनी ऊंचाई पर जीतने के लिए? तो जब यह प्रस्ताव रखा, उस सभा में सन्नाटा छा गया और उसी सन्नाटे में से एक आवाज निकली कि मैं जीतूंगा कोंडाणा का दुर्ग। और जिस व्यक्ति ने यह कहा, सभी की निगाहें उस व्यक्ति की ओर केंद्रित हो गई। यह व्यक्ति कोई और नहीं, शिवाजी महाराज के बचपन के मित्र थे, उनके प्रमुख योद्धाओं में से एक थे और ये थे तानाजी मालुसरे। तानाजी मालुसरे जो महाराष्ट्र के उमराठा गांव के थे। तानाजी मालुसरे ने कहा, महाराज मैं जीत कर लाऊंगा, मैं जीतूंगा कोंडाणा के दुर्ग को। शिवाजी महाराज ने उनको गले लगाया और कोंडाणा के दुर्ग को जीतने का दायित्व तानाजी मालुसरे को दे दिया गया। अब ये जो युद्ध होने वाला था, इसमें देखो थोड़ा सा समझना एक बार कि उस समय की क्या सैनिक स्थिति थी, क्या भौगोलिक स्थिति थी, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि कोंडाणा के दुर्ग को जीतना बच्चों का खेल नहीं था, आसान काम नहीं था। दरअसल कोंडाणा का किला ऊंचाई आसमान को छूता हुआ दुर्ग, आसपास का जो जमीन का जो स्तर है उससे लगभग 750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुर्ग।
सी लेवल से, समुद्र तल से लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुर्ग। कैसे चढ़ेंगे, कौन जाएगा? दरवाजे 2। अब जैसे ये आपको बगल में इमेज दिख रही है, ये कोंडाणा का दुर्ग है, और कोंडाणा का दुर्ग देखने में कुल्हाड़ी जैसा लगता है। इसकी जो शेप है ये कुल्हाड़ी की तरह है। 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा जो पुणे की ओर जाता है, एक दरवाजा है जिसको कल्याण या कल्याणी दरवाजा कहा जाता है। तो 2 दरवाजे हैं, एक पुणे दरवाजा, एक कल्याण या कल्याणी दरवाजा। दरअसल कोंडाणा का यह दुर्ग, जिसको वर्तमान में सिंहगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, और इसी के ऊपर एक मूवी भी बनी थी कुछ समय पहले, अजय देवगन ने उसमें तानाजी मालुसरे का रोल किया था। यह कोंडाणा का दुर्ग पुणे शहर से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुणे शहर से दक्षिण पश्चिम में आता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे और दरवाजे से प्रवेश करने जाएंगे और दुश्मन जो है वो माड़ा लेकर बैठे रहेंगे कि अरे अरे आ जाओ दुश्मन, आप तो आ जाओ, दरवाजे से आ जाओ, हम दुर्ग की चाबियां आपको सौंप देंगे। तो दरवाजे से तो प्रवेश नहीं होगा ना, तो आप पुणे दरवाजा या कल्याण या कल्याणी दरवाजे को तो भूल जाइए। फिर किस ओर से जाएं? फिर जाने के बसते हैं 2 रास्ते। या तो उधर से जाओ पश्चिम की तरफ से, उधर सीधा पहाड़ है, उस पहाड़ पे कैसे चढ़ोगे? उधर से अगर नहीं जाना चाहते तो इन बुर्जों के बीच के एरिया की तरफ से जाओ। एक है कलवंती बुर्ज, एक है झुंझार बुर्ज, इनके बीच का वो भाग, इधर से आप जाओगे तो दिक्कतें क्या हैं कि इस एरिया में बंदूक और तोपें पहले से तैनात हैं। अब इतनी ऊंचाई पर जहां एक पत्थर तोप के गोले के समान काम करता है, तो तोप का गोला किसके समान काम करेगा? अब आप सोच कर देखो। इस ऐसी व्यवस्था को कहा जाता था जंग्या। तो ये जंग्या की व्यवस्था इस तरफ, नीचे और भी शिविर बने हुए हैं, सैनिक कैंप लगे हुए हैं, आप कैसे जाओगे? तो दरवाजे को भूल जाओ, कल्याणी दरवाजे को भूल जाओ, पुणे दरवाजे को भूल जाओ। इसके अलावा ये जो जंग्या वाला जो क्षेत्र है 2 बुर्जों के बीच का, कलवंती और जुजार बुर्ज, इसको भूल जाओ। बचता है एक रास्ता। कौन सा रास्ता? वो पश्चिम का, जो डोनगिरी की पहाड़ी या जिसको डोनगिरी पर्वत कहा जाता है। इतना सीधा खड़ा पहाड़ है, अगर आप ऊपर से नीचे देखोगे एक बार तो चक्कर आ जाएंगे। जैसा मेरे एक दर्शक हैं श्रीकांत जी, जो पुणे में रहते हैं, जिनके संबंध में मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया, उन्होंने बताया बहुत हाइट पर है। और जब आप ऊपर से देखते हैं, मैंने भी पढ़ा इसके संबंध में, कि ऊपर से जब आप देखते हैं तो जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे घास की पत्तियां हैं, छोटी छोटी घास की पत्तियां हैं। और अगर आपको ऊंचाई से चक्कर आते हैं, और अगर चक्कर नहीं भी आते और आप हाइट से देखोगे तो आपका सिर चकरा जाएगा, इतनी हाइट पर। तो इतनी हाइट पर आप कैसे चढ़ोगे? रात के समय आपको चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दिन के उजाले में तो दुश्मन आपको देख लेगा। रात के समय आपको चढ़ना पड़ेगा, बिना मशाल के आपको चढ़ना पड़ेगा। मशाल लेकर चढ़ोगे तो हाईलाइट हो जाओगे, पता लग जाएगा कोई ना कोई यहां पर चढ़ रहा है। नीचे भयानक जंगल है, भयानक जंगली जानवर हैं, जानवर आपका शिकार कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप पहाड़ पर चढ़ोगे तो सीधी खड़ी चढ़ाई है, वहां पर दरारें भी हैं उन पहाड़ों में, उन दरारों में सांप भी हो सकते हैं, बिच्छू भी हो सकते हैं, तो पल पल मौत का खतरा। तो ये तो किस प्रकार की भौगोलिक चुनौतियां थी, ये आपको समझ में आया। दूसरा, सैनिक दृष्टि से, अब आप अगर एक खुले मैदान में लड़ने के लिए जाओगे तो वहां तो 1000, 2000, 10,000 की फौज लेकर जा सकते हो ना, लेकिन इतनी ऊंचाई पर अगर डोनगिरी पर्वत से आप सीधे चढ़ोगे तो 2000 की फौज को रातों रात, घंटे 2 घंटे में कैसे चढ़ाओगे? जबकि अगर आप पैदल इस दुर्ग में ऊपर तक जाओ, वर्तमान में तो वहां तक गाड़ियां जाती हैं जैसा मुझे बताया गया, लेकिन अगर आप पैदल वैसे जाते तो कम से कम भी आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगता। तो इस पहाड़ी से चढ़ने में तो 2-3 घंटे मानो, तो कुल मिलाकर 300 सैनिक ही तानाजी मालुसरे के साथ में थे। और ये जो किला था कोंडाणा दुर्ग, इसमें ऊपर बैठे हुए थे 1500 योद्धा, 1500 सैनिक। तो इन 300 सैनिकों को उन 1500 सैनिकों का मुकाबला करना था। सैनिक चुनौतियां भी थी और भौगोलिक चुनौतियां भी थी। इन सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए तानाजी मालुसरे आगे बढ़े और डोनगिरी पर्वत या डोनगिरी पहाड़ी की ओर पहुंच गए। वहां पर पहले कुछ सैनिक, 10 से 15 सैनिक, जिनमें तानाजी मालुसरे भी थे, ये कुछ ऊंचाई तक चढ़े जहां तक चढ़ सकते थे। वहां पर पहाड़ में एक खांचा सा बना हुआ था जहां मुश्किल से 10 से 15 लोग खड़े हो सकते थे एक साथ। वहां पर ये बड़ी मुश्किल से खड़े हो गए। इसके बाद तानाजी मालुसरे ने अपने 2 योद्धाओं को, 2 सैनिकों को इशारा किया, आदेश दिया, और वो दोनों हनुमान जी के वानर की जैसी तीव्रता से बहुत तेजी से ऊपर चढ़े, और ऊपर चढ़कर उन्होंने एक रस्सी बांधी और उस रस्सी को नीचे लटका दिया गया। और उसी रस्सी को पकड़ते 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 ये जो मावले थे, ये जो सैनिक थे, ये ऊपर दुर्ग तक पहुंच गए।
हालांकि दुर्ग तक पहुंचने के संबंध में कुछ और कहानियां भी बताई जाती हैं कि कोई घ्योरपाटा थी, घ्योरपाटा जो छिपकली का जो एक बड़ा रूप होता है, तो उस पर रस्सी बांधी गई, वो घ्योरपाटा चढ़ती गई और उसके सहारे ये लोग दुर्ग तक गए। तो ये थोड़ा काल्पनिक सा प्रतीत होता है। बाकी जैसा जो है सच्चाई, मैं आपको सच्चाई के एकदम निकट ही ले जाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट तो क्या हुआ था 100%, ये तो तब पता चले जब हमारे पास में कोई टाइम मशीन हो, उसका हम बटन दबाएं और उस समय में पहुंच जाएं और फिर हम देखते रहें कि हाँ ये हो रहा है, वो तलवार चला रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो वहां तक पहुंचने का एक ही तरीका हो सकता है, और उस तरीके से भी हम 100% तो एक्यूरेट नहीं बता सकते, लेकिन 100% तक पहुंचने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सोर्सेज को पढ़ना पड़ेगा, और मैंने भी ऐसा किया, ज्यादा से ज्यादा सोर्सेज को पढ़ा और जितनी मुझे जानकारी मिल पाई वो मैं आपके समक्ष रख ही रहा हूं। तो डोनगिरी के उस चुनौती भरे पहाड़ पर चढ़ते हुए ये लोग वहां पर पहुंच गए, दुर्ग में अंदर गए, और जो वहां पहरेदार थे उनको काटना, उनको मारना शुरू कर दिया गया, और दुर्ग में चारों तरफ नारे गूंजने लगे, और वो नारे थे हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जब ये नारे गूंजने लगे, सैनिकों की चित्कार जब उड़ने लगी, तो जितने सैनिक वहां पर सो रहे थे वो नींदों में से उठे, जो जिस अवस्था में था। चप्पल मिली तो मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली, हाथ में जो शस्त्र आया उसको लेकर सभी दौड़ पड़े और ये सैनिक आपस में लड़ पड़े। उस समय कोंडाणा के किले का जो किलेदार था वो था उदयभान राठौड़, और उदयभान राठौड़ के संबंध में बाबा साहेब पुरंदरे ने अपनी किताब राजा शिव छत्रपति में लिखा है कि उदयभान राठौड़ जो हैं ये भिनाय के थे। भिनाय वर्तमान में राजस्थान के अजमेर में आता है। तो ये सैनिक आपस में लड़ रहे हैं। अब आप देखिए किस तरह का नजारा था कि सैनिकों ने मशालें ली हुई हैं, मशालों की मंद मंद रोशनी है, चारों तरफ नारे गूंज रहे हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, और ये सैनिक लड़ रहे हैं, तलवारें चल रही हैं और रक्त बह रहा योद्धाओं का। इसी युद्ध के दौरान दो योद्धा तानाजी मालुसरे और उदयभान राठौड़ ये एक दूसरे के सामने आ गए, और इनकी तलवारें जितनी जोर से चल सकती थी उतनी जोर से चल रही थी। प्रत्येक वार इस प्रकार से था कि अगर शरीर पर लग जाए तो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। लेकिन दोनों योद्धाओं के हाथों में ढाल थी और ढाल उस तलवार का वार सह रही थी, लेकिन बावजूद इसके दोनों के शरीर कट रहे थे, दोनों के शरीर से रक्त की धार बह रही थी, और युद्ध लड़ते 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 एक ऐसा समय आया जब तानाजी मालुसरे की वो ढाल टूट गई, और टूटते ही उदयभान राठौड़ ने उनके शरीर पर वार किया और उनके शरीर से रक्त की धार बह निकली। अब ढाल कहां से लाया जाए, तो तानाजी ने अपने बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को ढाल के तौर पर यूज में लिया और अपने सीधे हाथ से वो युद्ध लड़ते गए। उनका बायां हाथ, उल्टा हाथ कट चुका था, छलनी हो गया था, लेकिन अपनी अंतिम सांस तक तानाजी मालुसरे लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, और लड़ते लड़ते मृत्यु को गले लगा लिया। जैसे ही तानाजी धराशाही हुए तो वहां जो मराठा सैनिक थे उनमें असंतोष छा गया, निराशा छा गई, और वो वहां से भागने लगे। तो तानाजी के जो भाई थे सूर्याजी मालुसरे, उन्होंने उन सैनिकों को रोका और चुनौती दी और यह समझाया कि किस मुंह से तुम यहां से जाओगे, जनता को क्या मुंह दिखाओगे। तुम्हारे जो सेनापति हैं तानाजी मालुसरे, वो लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए, शिवाजी महाराज को किस प्रकार तुम अपना मुंह दिखाओगे। यह सुनकर उन लोगों में फिर से जोश आया और वो लोग बड़ी बहादुरी से लड़े। दोनों ओर से तलवारें चली, दोनों ओर से रक्त बहा, और अंततः उस कोंडाणा के दुर्ग पर मराठों का अधिकार हो गया। जब सूर्याजी मालुसरे ने उस पर अधिकार किया, क्योंकि उनके भाई तानाजी मालुसरे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, तो सूर्याजी मालुसरे ने जब कोंडाणा के दुर्ग पर अधिकार किया तो वहां झुग्गी झोपड़ियों में, घास फूस में आग लगाई गई, ताकि इस आग की लपटों से दूर राजगढ़ में जहां शिवाजी महाराज बैठे हुए हैं उन तक ये संदेश जाए कि महाराज हमने जीत लिया है कोंडाणा के दुर्ग को। तो जब ये आग की लपटें उठी और राजगढ़ में शिवाजी महाराज ने देखा तो वहां उन्होंने कहा कोंडाणा फिर से स्वराज्य में शामिल हो गया है। कुछ ही समय बाद एक संदेशवाहक को भी शिवाजी महाराज के पास में भेज दिया गया। संदेशवाहक ने यह कहा कोंडाणा आला पण सिंह गेला, मतलब कोंडाणा तो जीत लिया है, कोंडाणा तो आ गया है, लेकिन जो सिंह था, जो शेर था तानाजी मालुसरे, वो चला गया है। तो शिवाजी महाराज ने इस कोंडाणा के दुर्ग का नाम शेरदिल व्यक्ति तानाजी मालुसरे के लिए सिंहगढ़ रख दिया। तो इसीलिए कोंडाणा के दुर्ग को वर्तमान में सिंहगढ़ भी कहा जाता है।
अब आप एक बार इमेजिन करके देखिए, ये तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, आप अगर उस सेना का हिस्सा होते, आप 300 सैनिकों में, मात्र 300 सैनिकों में ही होते, रात के समय घंटे 2 घंटे में आपको उस इतनी सीधी चढ़ाई पर, पहाड़ पर ऊपर चढ़ना है, दुर्ग में जाना है, और यह पता है कि रास्ते में चढ़ते चढ़ते भी गिरने से भी मृत्यु हो सकती है, दुश्मन ने अगर देख लिया, पत्थर फेंक दिया तो भी मृत्यु हो सकती है, और दुर्ग में अगर आप गए तो भी मृत्यु निश्चित है। उसके बावजूद आप दुर्ग में गए, लड़े, और लड़ने के बाद दुर्ग जीता। बड़ी हिम्मत का काम होता है। खैर, कोई नया विषय देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।